अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शवाल इब्राहिम खान और आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आइल्स के ऊपर। जी हाँ गाइस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आइल्स की इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो जर्मनी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100% यूनिवर्सिटीज़, टोटल यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं, वो आइल्स की डिमांड करती हैं। इनमें से जो 20% यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ये कहती हैं अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनाकर दे सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग बताते हैं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश के अंदर हैं। और 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स की डिमांड करती हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ी मिथ है हमारे यहाँ वो ये है कि हम लोगों को लगता है कि आइल्स जो है वो हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगा। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों की यही मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि जो आइल्स है वो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं करता। तो आइल्स क्या करता है इसके ऊपर अब हम लोग बात कर लेते हैं। आइल्स एक टेस्ट है जो मतलब जिसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं अमूमन 2 या 3 मंथ और 1 मंथ तक भी कुछ लोग हैं जो थोड़े से एडवांस होते हैं वो 1 मंथ भी करते हैं। अब जो टीचर्स होते हैं हमें वो हमारी जो आइल्स की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं वो हम लोगों को क्या सिखाते हैं, वो हम लोगों को वोकैबुलरी नहीं सिखाते, वो हम लोगों को टेंसेस नहीं सिखाते, वो हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं सिखाते कि मतलब जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। वो हमें क्या करते हैं, वो हमारे अंदर जो इंग्लिश है जो हमने नर्सरी से लेकर 16 ईयर एजुकेशन तक हासिल की होती है वो हमारे अंदर से बस बाहर निकालते हैं और उसके टिप्स और ट्रिक्स बता देते हैं हमें कि हम किस तरह से बाहर उसको निकालें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना जो चाहूंगा वो जिस चीज के ऊपर है वो है स्पीकिंग के ऊपर। अब क्या होता है, हमने इंग्लिश हमें आती है, हम इंग्लिश टेंसेस हमें आते हैं, हमारे पास कुछ वोकैबुलरी भी है, लेकिन हम लोग शाय पीपल हैं, हम लोग बोलते नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये डर होता है कि हम कहीं गलत ना बोल दें, हमसे कोई टेंस ना गलत हो जाए, हमसे कोई वोकैबुलरी का वर्ड ना गलत हो जाए। तो एकेडमी क्या काम करती है, एकेडमी ये करती है कि वहां पे क्योंकि सब ही लर्निंग के लिए आए होते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है यार मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहां पर अगर मैं मिस्टेक भी करता हूँ तो लोग हंसते नहीं है। तो टीचर क्या काम करता है वहां पे, वो आप लोगों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा देता है। आपके अंदर से जो इंग्लिश होती है बस उसी को निकालता है, आपको कुछ नहीं सिखाता। स्पीकिंग के अंदर जो एकेडमीज हैं वो जस्ट कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। आपको चाहे 2 टेंसेस आते हैं, उन्होंने आपको तीसरा टेंस नहीं सिखाना। आपको वोकैबुलरी के अगर 100 वर्ड्स आते हैं तो उन्होंने आपको कोई 200 वर्ड्स मजीद नहीं सिखाने, उन्होंने आपको बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है स्पीकिंग के अंदर। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग का वो क्या कहते हैं, उनका बस यही मकसद होता है टीचर्स का, खुद वो इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करते हैं और हम लोग वो सुनते हैं। और दूसरा वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश ड्रामाज, इंग्लिश सॉन्ग्स, हर तरह जो इंग्लिश की जो चीजें हैं वो आपने करनी है, वो आपने सुननी है, वो आपने देखनी है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी लिसनिंग पावर होती है वो बेहतर हो जाती है। इसके बाद जो रीडिंग की हैबिट है गाइस, रीडिंग की हैबिट तो हमारे यहाँ पाई ही नहीं जाती। हम लोग जो स्टडी की बुक्स के अलावा कोई बुक को पढ़ना पसंद ही नहीं करते, तो वो हमारे लिए टफ होता है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप लोगों को आइडिया है कि यार मैंने 3 या 4 मंथ के बाद मैंने आइल्स देना है, तो आप लोग अपनी हैबिट बना लें, रात को रोज 1-2 घंटे मॉर्निंग के अंदर आप लोग डेली 3-4 पेज इंग्लिश के जरूर पढ़ा करें, ताकि आपकी जो रीडिंग की हैबिट है वो बन जाए। तो पेपर के अंदर जब आप लोग रीडिंग कर रहे होंगे तो आप बहुत स्पीडी रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि रीडिंग के पेपर के अंदर टाइम बहुत शॉर्ट होता है। लिसनिंग के अंदर तो होता है कि आप सुन रहे हैं, आप साथ साथ लिख रहे होते हैं। ऐसी स्पीकिंग के अंदर क्वेश्चन होता है उसका आप आंसर कर देते हैं। और राइटिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर टाइम आपके पास शॉर्ट होता है, तो इसलिए आप लोगों को इन 2 चीजों के ऊपर, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राइटिंग के ऊपर। तो गाइस, राइटिंग जो है वो ये है कि आप लोगों को एकेडमी ने तो कोई टेंसेस सिखाना नहीं, ना उन्होंने वोकैबुलरी सिखानी है। उन्होंने क्या करना है, अब जिस एकेडमी से मैंने तैयारी की थी उन लोगों ने क्या किया था, 40% जो ऐसे होता है जो कि राइटिंग के अंदर आप लोगों को लिखना होता है, उसकी जो लाइनें थी, जो मेन हाइडिंग एंड वाली लाइनें, दरमियान वाली लाइनें, पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं वो वाली लाइंस, उनको उन्होंने क्या किया था, हमें रट्टा लगवा दिया था कि भाई आपने 40% तो ये लिखना ही लिखना है और उसके बाद जो आप लोगों को जो आता है उसके मुताबिक आप लोगों को लिख देना है पेपर के अंदर। तो क्या सीन हुआ था ये कि 40% तो हमारा ऐसे उन्होंने ही हमें करवा दिया। अब जो 60% था, आप वो जैसा भी लिखेंगे तो आपको वो 5, 6, 7.5, 7 ज्यादा बोल गया हूँ मैं, 5-6 तक तो आपको बैंड देगा ही वो। तो कोई भी अगर एवरेज स्टूडेंट है, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो अबव एवरेज है वो तो डेफिनेटली 7, 8, 8.5 तक भी स्कोर करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो इसके अंदर जो मेरी सजेशन है आप लोगों को वो ये है कि अगर आप लोग आइल्स दे रहे हैं तो आप लोगों के पास 2 स्ट्रेंथ हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी लोगों के पास 2 स्ट्रेंथ होती हैं, वो है स्पीकिंग और लिसनिंग। जी हाँ गाइस, स्पीकिंग और लिसनिंग के अंदर आप लोग हाई स्कोर कर सकते हैं, और रीडिंग और राइटिंग के अंदर अगर आपके थोड़ा सा स्कोर कम भी आता है
तो ये जो स्कोर होंगे लिसनिंग के और स्पीकिंग के, ये इसको कवर कर जाएंगे। और आपका जो ओवरऑल बैंड होगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ओवरऑल बैंड ही चलता है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको ईच बैंड का बोलती हैं, तो ये फिर आपका मिलजुल के ओवरऑल बैंड काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आइल्स के अंदर टोटल बैंड्स कितने हैं। आइल्स के अंदर टोटल बैंड्स 9 होते हैं। इसके अंदर इस तरह से स्कोर होता है जैसे मतलब 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, इस तरह से ये स्कोर चल रहा होता है और ये 9 तक जाता है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो अच्छा बैंड है वो हम किसको बोलते हैं। पहले कुछ अर्से पहले, आज से 1-1.5 साल पहले 6 बैंड भी हम लोग कंसीडर करते थे कि ये एक अच्छा बैंड है। लेकिन आज जो करंट सिचुएशन है वो चल रही हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो डिमांड्स हैं आइल्स की वो हाई कर दी हैं। अब जो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 6.5 तक जो बैंड है वो अपना ज़रूर लें। और अगर आपका 7 आता है तो ये ज़बरदस्त है, आपको इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फाइनली अब मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी को शेयर करता हूँ। मेरी जो आइल्स की जर्नी थी, मैंने आइल्स किस तरह से किया था और मुझे कितना टाइम लगा था और मेरा जो स्कोर है वो कितना है। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने 2019 के अंदर जुलाई के अंदर आइल्स को स्टार्ट किया था और तकरीबन 2 माह बाद मैंने जो है पेपर दे दिया था आइल्स का। और मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि यार मेरा तो 6 भी नहीं आएगा, और क्योंकि मेरा रीडिंग का और राइटिंग का जो पेपर था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे यही था कि यार मतलब अब ये दोबारा देना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं बार बार आइल्स को कर सकूं, क्योंकि मैं खुद अर्न नहीं करता था, घर वालों के पैसे थे। तो मैंने यही सोचा कि यार अब मेरे पास एक ही चांस बचता है, वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग चूँकि मेरा 1 हफ्ते के बाद था, अब मैंने क्या किया उन 7 दिनों के अंदर, मैंने अपना सबसे कट ऑफ करके आराम से अपने कमरे में रहा। मैंने इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश मूवीज़ देखी, इंग्लिश ड्रामा सीजन्स देखे, और मैंने अपना जो सोचने का जो हैबिट थी मेरी, वो मैंने इंग्लिश के अंदर करना स्टार्ट कर दी। कि मैं सोचता था कि यार दिस इज़ माई लास्ट चांस, अगर मैंने अब नहीं अटेम्प्ट ली, अगर मेरा अब 6.5 तक नहीं आएगा बैंड, तो मतलब मैं एडमिशन ही सिक्योर कर सकूंगा, जो मेरा जो फ्यूचर है वो दाव पे लग सकता है। तो क्या सीन हुआ उसके अंदर, मैंने ये किया कि मैं रोज़ सुबह उठ के शीशे के सामने खड़ा होके डेली इसकी प्रैक्टिस करने लग पड़ा। और इतनी मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे ख्वाब भी इंग्लिश के अंदर आने लग पड़े। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो मैंने वो वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी कि आपको इंटरव्यू किस तरह देना है, इंटरव्यू के अंदर आपको कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करना है। सबसे जो हमारी अहम चीज होती है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है किसी भी इंटरव्यू के अंदर। आप लोग अपने माइंड के अंदर एक चीज रखें कि एक पर्सन है जो कि बैठा होगा सामने, आपने उससे मीटिंग करनी है और उससे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात उस तक अच्छे अंदाज के अंदर पहुंचानी है। अगर आप लोग अपने माइंड के अंदर ये रखेंगे तो आप कभी भी शैटर्ड नहीं करेंगे, आप कभी आपकी बॉडी श्रिंक नहीं करेगी, आप लोग कॉन्फिडेंस लैक नहीं करेंगे। तो स्पीकिंग का जो इंटरव्यू था उसके अंदर जब मुझे पता चला कि लेडी इंटरव्यू ले रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विद लेडीज। तो ये सीन हुआ कि ऐसे ही लगा यार जैसे किसी टीचर से बंदा मिलने जा रहा है या किसी टीचर से बात करने जा रहा है। तो मैं गया अंदर, रूम के अंदर एंटर हुआ। ऑलमोस्ट शी वॉज 40 years old। और उसने क्या किया, उसने पहले मुझे कंफर्टेबल करने के लिए मेरा हाल चाल पूछा, और हाल चाल पूछने के बाद इधर उधर की बातें की कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो। तो वो मैंने जब इंग्लिश के अंदर उसको आंसर किया, मे बी दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू बट दिस वाज वेरी फ्रैंक वे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर जब स्टोरी आगे चलती गई, उसने जब मुझे एक पेपर दे दिया कि अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, ये आपका पेपर है, जब ये वाला मॉड्यूल आएगा, स्पीकिंग के भी मॉड्यूल्स होते हैं, जब ये मॉड्यूल आएगा तो आपने इसके ऊपर राइट करना है। मैंने कहा ओके। फिर हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा था, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लैक नहीं कर रहा था। अब ये सीन था, मुझे लग रहा था यार ये तो अपनी तरह ही इंग्लिश में बात करनी है, इससे गलत है सही है, गलती होगी उसको रिपीट ना करें, फौरन आगे बढ़ जाए स्पीकिंग के अंदर। अब वो क्या कर रही थी, उसने मुझे टेस्ट करने के लिए उसने मुझसे एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। अभी मेरा एक क्वेश्चन वो पूछती थी, मैं उसका भी 2 लाइन स्टार्ट ही करता था कि वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं फौरन ही उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर से जो उसके पॉइंट्स होते थे उसको पिक कर लेता था, और पिक करने के बाद फौरन ही उस क्वेश्चन का आंसर कर देता था। उसने ऑलमोस्ट मुझसे 15 क्वेश्चन पूछे होंगे और मैंने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको आंसर करता गया, और मेरा जो स्पीकिंग के अंदर है वो 7 बैंड आ गया। और अब स्पीकिंग के अंदर 7 बैंड आने की वजह से जो मेरा ओवरऑल बैंड बन गया वो बन गया 6.5।
तो जो 6.5 ओवरऑल आ गया मेरा, तो अब उसके बाद मुझे दोबारा आइल्स देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं अपने इस कोर्स के साथ कंफर्टेबल था, सेटिस्फाई था। मुझे था कि यार कोई बात नहीं, अब बस ये चैप्टर भी क्लोज करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो आइल्स की ये स्टोरी थी मेरी। बाकी जो मेरे बैंड थे राइटिंग के अंदर डेफिनेटली वो कम थे। वो 6.5 जो मेरा बना था वो ओवरऑल स्पीकिंग की वजह से ही बना था। वो राइटिंग के अंदर मेरे सबसे कम बैंड्स थे, वो थे 5.5। उसके अंदर ये सीन था कि मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था, मैं बार बार उसको रेस कर करके लिखी जा रहा था, जिसके मेरा टाइम ज़ाया हो रहा था और एट द एंड जो मेरे वर्ड्स थे वो भी नहीं पूरे हुए थे। तो उसके अंदर मुझे इतनी इंसान को अपनी जो खामियां हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो राइटिंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, स्पीकिंग के अंदर मैं अच्छा हूँ और लिसनिंग के अंदर मैं मॉडरेट हूँ और रीडिंग के अंदर भी मॉडरेट ही। तो लास्ट के अंदर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन करें तो आप एक ड्यूरेशन बना लें कि मैंने इतनी ड्यूरेशन के अंदर अपना टेस्ट दे देना है। ये 1.5 मंथ हो सकती है, ये 1 मंथ हो सकती है, ये 2 मंथ भी हो सकती है। आपने कभी भी आइल्स को लंबा नहीं करना। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि अगर मैं 3 मंथ तैयारी कर लूंगा तो मेरी ज्यादा तैयारी हो जाएगी, अगर मैं 4 मंथ कर लूंगा तो उससे भी ज्यादा तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी नया नहीं सीखने वाले। कोई 1 या 2 मंथ के अंदर वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होती। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेरा ज्यादा स्कोर आएगा, क्योंकि आइल्स के अंदर ये नहीं होता। आप 1 या 2 मंथ के अंदर पूरी इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसके अंदर यही होता है कि आप लोगों को जो सीखी होती है इंग्लिश, वही आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकालनी होती है। वही आप लोगों ने टिप्स और ट्रिक्स को यूज करते हुए पेपर अटेम्प्ट करना होता है ताकि आप लोग हाई स्कोर कर सकें। और अगर आप लोगों ने टेस्ट दे दिया और फिर भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसके अंदर जो मेरी सजेशन है आप लोगों को वो यही है कि आप लोग टेस्ट का रिजल्ट जब आ गया है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं उसके 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो उससे फौरन 15 दिन के बाद आप अगेन टेस्ट दे दें। जी हाँ गाइज, आपका एक बैंड मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो आप बढ़ा लेंगे अपना। और अगर आप लोग इसको लंबा कर देंगे, आपका रिजल्ट आया और आप उसके 1.5-2 मंथ बाद टेस्ट दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे आपने भी प्रीवियस टेस्ट दिया था। तो उसके अंदर अगर ज्यादा गैप रखेंगे तो आपको वो उसका फायदा नहीं होगा। आप बस मैक्सिमम 15 दिन का रखें टाइम और आप दोबारा टेस्ट के अंदर अपियर हो जाएं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको कि आपका बैंड इंक्रीज होगा, 1 या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपने करंट एक सिचुएशन से गुजरे हैं आप, और वही सिचुएशन आपको दोबारा सामने आ गई है, क्योंकि आप उससे एक बार गुजर कर आ चुके हैं और अपना नुकसान करवा चुके हैं। तो आप जब दोबारा जाएंगे उसके लिए फौरन, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बाकी लोगों का तो फर्स्ट टाइम है, मेरा तो फिर सेकंड टाइम है। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जो होगा वही बाहर आएगा और आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब कुछ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप सबको आइल्स के लिए बेस्ट विशेस।